हेलो एवरीवन, आई एम एसपी दुबे और आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज ये चैप्टर हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन और इलेक्ट्रिक करंट का यूज दोनों आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिफिनेशन होता है, एक बार आप डिफिनेशन देखेंगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with production of electric current by chemical reaction and the use of electricity to bring about non-spontaneous chemical reaction is called electrochemistry. The branch of chemistry, इतना तो क्लियर है, केमिस्ट्री का ब्रांच है, which deals with, जो स्पष्ट करता है, डील करता है, the production of electric current का प्रोडक्शन बाय केमिकल रिएक्शन। आप देखे होंगे बैटरी, जो बैटरी होता है उसमें केमिकल होता है, वह केमिकल आपस में रिएक्शन करके करंट प्रोड्यूस करता है और उसी करंट का हम लोग यूज करते हैं बाकी सारे कामों में। तो बैटरी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि बैटरी सेल से रिलेटेड चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। उसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंतर्गत रखते हैं। अच्छा, दूसरा चीज, एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन तो पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज भी पढ़ेंगे। टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ये नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है? तो वे रिएक्शन जो अपने आप नहीं होते हैं उनको हम लोग करंट दे करके कराएंगे, यानी इलेक्ट्रोलिसिस। आप सुने होंगे, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स को सॉल्यूशन लेकर के और उनमें करंट पास किया जाता है, तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट हैं अपने आयंस में ब्रेक करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का आयंस में ब्रेक करने का जो प्रोसेस है, उसके लिए इलेक्ट्रिक करंट का जो यूज होता है, यही चीज हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। जो रिएक्शन अपने आप नहीं होते हैं उनको कराने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का यूज भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहला चीज क्या था? इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन, और दूसरा चीज क्या था? इलेक्ट्रिक करंट का यूज। इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन बाय केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रिक करंट का यूज टू प्रोड्यूस केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन से करंट और करंट से रिएक्शन, इन दोनों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ही पढ़ना, चाहे उसका प्रोडक्शन हो चाहे उसका यूज हो। तो पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ये सब थोड़ा फिजिक्स के टॉपिक हैं, लेकिन केमिस्ट्री में इनका बहुत ज्यादा यूज है इस चैप्टर में, इसलिए थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। डिटेल इनका आप फिजिक्स में देखिएगा। थोड़ा शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको देख के चलते हैं, फिर हम लोग मेन टॉपिक में पहुंचेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि the flow of charge with respect to time, या कह सकते हैं the flow of charge in unit time, या आप कह सकते हैं the rate of flow of charge। तीन डिफिनेशन है, तीनों का मीनिंग सेम है। The flow of charge with respect to time, या the flow of charge in unit time, या the rate of flow of charge is called electric current। is called electric current। अब flow of चार्ज को Q से दिखाते हैं। अब इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे फिजिक्स में मॉडर्न IUPAC सिस्टम जो है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स जो है, वो मानता है कि इलेक्ट्रिक करंट को C से रिप्रेजेंट करना है। लेकिन केमिस्ट्री में C कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज होता है और C का और भी सारा यूज है, इसलिए केमिस्ट्री में हम लोग इसको I से ही रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन जब आप लोग फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे आप करंट को C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय I। तो I इक्वल टू द फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज मींस Q, चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम को T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही द फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, मींस I इक्वल टू Q बाय T। अब T से डिवाइड कर देने से रेट हो जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो या तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहें, या फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहें, या फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम कहें, तीनों का मीनिंग सेम होता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। I इक्वल टू Q बाई T, और हम लोग लिख सकते हैं Q इक्वल टू IT। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आगे यूज होता है। और इसका यूनिट होता है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, ए या एम्पियर ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल ए या एम्पियर। इसके बाद है रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का हिंदी होता है प्रतिरोध, मतलब रुकावट, ऑब्स्ट्रकल। तो इसका मीनिंग से ही आप याद रख लीजिए, द ऑब्स्ट्रकल, द टेंडेंसी ऑफ ए सब्सटेंस टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। कोई भी सब्सटेंस में जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने से रोकने का जो टेंडेंसी होता है, उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। मतलब करंट को फ्लो करने से रोकना, करंट को पास करने से रोकना, उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, द टेंडेंसी ऑफ ए सब्सटेंस टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, to obstruct the flow of electric current is called resistance. It is denoted by R. Resistance is denoted by R, कैपिटल R। अब आप लोग ओम्स लॉ पढ़े होंगे, R इक्वल टू होता है V बाई I या V इक्वल टू IR, तो उसी से हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर उसके आगे लिखते हैं। From Ohm's law, Ohm's law से आप लोग जानते हैं, ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं, V इक्वल टू आई आर होता है, तो R इक्वल टू हो जाएगा V बाई I। और यूनिट जो होता है रेजिस्टेंस का, याद रखिएगा, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओम या तो ऐसे लिखिए या OHM लिखिए, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। अब ये रेजिस्टेंस जो था वो ऑब्स्ट्रकल था, करंट के फ्लो को जो ऑब्स्ट्रक्ट करता था उसको रेजिस्टेंस कहते थे। अब इसी का जस्ट अपोजिट होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, अच्छा, कंडक्टेंस पढ़ने से पहले थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल और जान लेते हैं। रेजिस्टेंस जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
resistance is directly proportional to the length of conductor. जिस सब्सटेंस से आप कंडक्ट कर रहे हैं उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the area of cross section. रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस देखिए आर, ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और ये देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया एरिया, एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब इनवर्स का प्रोपोर्शनल। ये हो गया एरिया, ये हो गया 1 बाय एरिया यानी एरिया का इनवर्स और ये हो गया उसका प्रोपोर्शनल। 1 बाय एरिया का प्रोपोर्शनल मींस एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल लेंथ, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल 1 बाय ए। आप देखे होंगे ये कोई नया चीज नहीं है, आप लोग देखे होंगे कि जितना लंबा वायर रहता है लास्ट में जाते जाते तक उसमें करंट कम होने लगता है। रीजन ये है कि उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो आपको सलाह दी जाता है कि मोटा वायर यूज कीजिए। मोटा वायर यूज करने का मतलब उसका एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा पास होगा। तो ये चीज आप लोग जनरल लाइफ में यूज करते हैं, वही चीज यहाँ पर भी है। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मींस वायर अगर लंबा होगा तो उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और करंट कम पास होगा। रेजिस्टेंस एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मींस अगर एरिया ज्यादा होगा, एरिया अगर ज्यादा होगा तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो उसमें करंट ज्यादा पास होगा। तो आप कह सकते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। दोनों मिला दीजिए तो R प्रोपोर्शनल L बाई A आ जाएगा। R प्रोपोर्शनल L बाई A, इसलिए R इक्वल टू प्रोपोर्शनल को इक्वल में बदलेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आता है रो। R इक्वल टू रो इंटू L बाई A, जहां पे जो रो है, रो इज रेजिस्टिविटी। रो जो है ये है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी या इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब रो का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, देखिएगा यहां पे लिख रहे हैं रो का फॉर्मूला वहां के बाद यहां पे लिख रहे हैं, ये देखिएगा। तो रो इक्वल टू हो जाएगा आर ए बाई एल, आर ए बाई एल। तो रो जो है उसका यूनिट अगर निकालना हो तो आर का यूनिट होता है ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ का होता है मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा यानी इसका यूनिट हो जाएगा ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम और रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। ओम मीटर ये याद रखिएगा। रेजिस्टेंस मींस आर को रेजिस्टेंस बोलते हैं, मींस ऑब्स्टेकल, और रेजिस्टेंस से ही निकलता है रेजिस्टिविटी, या रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। यूनिट होता है ओम मीटर, रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर, याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है कंडक्टेंस। बस आप याद रखिए द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, बस इतना ही याद रखिए।
और जैसे रेजिस्टेंस का डिफिनेशन था ना, टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था, वो रोकता था, और ये क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, चलाएगा। तो कंडक्ट करने का जो टेंडेंसी होता है उसी को बोलते हैं कंडक्टेंस। द टेंडेंसी, या कह सकते हैं मेजर ऑफ टेंडेंसी, मेजर ऑफ टेंडेंसी of a substance to conduct electric current, to conduct electric current is called conductance. It is equal to the reciprocal of resistance। यह जो है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, मींस अपोजिट होता है। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है कंडक्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय G। It is denoted by G, कैपिटल G से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग कर सकते हैं G इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया इसका रेसिप्रोकल। ये था रेजिस्टेंस और 1/R मींस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस मींस G इक्वल टू 1/R। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए तो 1/R का यूनिट ओम होता है। तो 1/ओम यानी कि ओम इनवर्स। या याद कीजिए, याद करने के लिए अच्छा टेक्निक है, रेजिस्टेंस का यूनिट जो ओम था उसका स्पेलिंग था OHM, और इसका यूनिट होता है, क्योंकि ये इसका उल्टा है, इसको लिख लीजिए MHO, म्हो। एक्चुअली वो वैसे नहीं है जैसे हम आपको बता रहे हैं कि इसका MHO उल्टा है, ये उल्टा है इसलिए इसका यूनिट भी उल्टा है। ऐसा नहीं है, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। ओम अलग है, मो अलग है, बस ऐसा कोइंसिडेंस है कि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है और लिखने में भी दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। ओम हो गया OHM और मो हो गया MHO। Ohm is unit of resistance and mho is unit of reciprocal of resistance, means mho is unit of conductance। इसका एक और यूनिट होता है साइमन। तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स और mho और साइमन, ये 3 यूनिट होता है, ये याद रखिए। अब एक होता है कंडक्टिविटी। याद रखने का ट्रिक याद रखिए, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी। याद कर सकते हैं कंडक्टिविटी का एक और नाम होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल स्पेसिफिक कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सब एक दूसरे से मिलता जुलता है, याद रखने में आसानी होगा। थोड़ा सा इसको फिर से सुन लीजिएगा तो आसानी से याद होगा। जिस तरह से रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है, उसी तरह से रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होता है। याद हो जाएगा? अब इसको लिख लीजिए, द रेसिप्रोकल ऑफ resistivity is called conductivity or specific conductance। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक
कंडक्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय कप्पा, इट इज डिनोटेड बाय कप्पा। देखिए के से थोड़ा सा अलग लगेगा ऐसे, कप्पा, इट इज डिनोटेड बाय कप्पा, कप्पा पढ़िएगा। तो रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते थे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 by रो, रो मीन्स रेजिस्टिविटी और 1 by रो मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी which is represented by kappa, that is kappa equal to 1 by रो, और kappa equal to रो का फॉर्मूला था हम लोग का RA by L, RA by L, रो का फॉर्मूला RA by L बटा है इसका तो ऊपर चला जाएगा, मींस L by RA, kappa equal to L by RA। तो अब पढ़ने में इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। कप्पा इक्वल टू एल बाई आर ए, और एल याद रखना है तो कप्पा आर ए, एल इक्वल टू कप्पा आर ए, इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे लिखते हैं। इसके बाद इसका यूनिट निकाला जाएगा, यूनिट ऑफ कप्पा या यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या होगा देखिए। तो कप्पा का फॉर्मूला था हम लोग का L बाई आर ए, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, आर का होता है ओम, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओम ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स, और मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और अभी आप देख रहे थे ओम इनवर्स की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइमन, तो हम लोग लिख सकते हैं ओम इनवर्स की जगह साइमन और मीटर इनवर्स। तो कंडक्टिविटी का यूनिट होता है साइमन मीटर इनवर्स, और भी बहुत सारे यूनिट में कंडक्टिविटी वर्ड आता होगा तो उसका यूनिट हम लोग लिखते होंगे साइमन मीटर इनवर्स। तो याद रखिएगा कि इसका यूनिट साइमन मीटर इनवर्स इसी तरह से निकाला जाता है जो अभी आप देख रहे हैं। ए लेंथ का मीटर, आर का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर। मीटर से इसका एक स्क्वायर कट गया, ऊपर कैंसिल, नीचे ओम, ओम ऊपर गया, ओम इनवर्स, मीटर ऊपर गया, मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स का यूनिट ओम इनवर्स को साइमन लिख सकते हैं, और ये हो गया मीटर इनवर्स। तो कंडक्टिविटी यानी कप्पा का यूनिट होता है साइमन मीटर इनवर्स, ये याद रखिए। अब हम लोग देखते हैं एक और टॉपिक, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या है? हम लोग कंडक्टिविटी को कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कप्पा, और रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो द प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ कप्पा मींस कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस is called cell constant, it is represented by G star, ये इसका डिफरेंशियल है। the product of conductivity and resistance is called cell constant, it is represented by G star, और G स्टार इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए, कप्पा इंटू आर, कप्पा इंटू आर। और हम लोग लिख सकते हैं G स्टार इक्वल टू कप्पा बाई रेजिस्टेंस जो होता है
इसका रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस, यानी कप्पा यानी कंडक्टिविटी, कप्पा यानी कंडक्टिविटी, और रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। तो कंडक्टिविटी बाई कंडक्टेंस, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस का रेशियो सेल कांस्टेंट होता है जी स्टार। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा देखिएगा, कप्पा का यूनिट था साइमन मीटर इनवर्स, या साइमन की जगह ओम इनवर्स लिख सकते हैं, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और आर का यूनिट होता है ओम, ओम से ओम इनवर्स कैंसिल होता है, तो इसका बच गया मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स में भी लिया जाता है। तो सेल कांस्टेंट का यूनिट हो गया मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। एक और टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। अब यहां से मोलर लग जाने के बाद कंडक्टेंस रहे या कंडक्टिविटी रहे, दोनों सेम ही होता है। कुछ बुक मोलर कंडक्टिविटी लिखते हैं तो कुछ बुक मोलर कंडक्टेंस लिखते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस ही कंडक्टिविटी है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस न लिख के कंडक्टेंस लिख दिया जाता है। मोलर स्पेसिफिक कंडक्टेंस इतना बड़ा नहीं लिख के कुछ बुक लिख देते हैं मोलर कंडक्टेंस। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मोलर के साथ चाहे कंडक्टेंस लगा हो चाहे कंडक्टिविटी लगा हो, दोनों सेम चीज कहा जा रहा है। मोलर कंडक्टिविटी क्या है, आप कंडक्टिविटी ही लेके चलिए, समझने में आसानी होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो कंडक्टिविटी को हम लोग कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलरिटी कॉन्सेंट्रेशन को C से रिप्रेजेंट करते हैं। C मींस कॉन्सेंट्रेशन, C मींस कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म ऑफ मोलरिटी, इन टर्म ऑफ मोलरिटी। अब मोलरिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। तो कंडक्टिविटी में मोलरिटी से डिवाइड कर दीजिए, उसी को बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। आसानी से याद रखा जा सकता है, कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलरिटी, कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलरिटी, कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलरिटी इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लैम्डा, ग्रीक लैम्डा इक्वल टू कप्पा बाय C। तो हम लोग इसका डिफरेंशियल लिखेंगे, मोलरिटी 1 करना है। अगर देखिए डिफरेंशियल लिखने का तरीका होता है कि जो डिवाइड में है उसका वैल्यू 1 कर दीजिए, तो जो ऊपर बचेगा वही इसका डिफरेंशियल हो जाएगा। तो मोलरिटी 1 करने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट भी 1 चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी 1 लीटर चाहिए, तो ये 1 हो जाएगा। तो अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल आयनिक सॉल्यूट डिसॉल्व है, वैसे सॉल्यूशन का मोलरिटी 1 हो जाएगा और उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। यानी द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन containing 1 mole of ionic solute dissolved in 1 liter solution is called molar conductivity, molar conductivity. It is represented by Greek lambda, it is represented by Greek lambda। देखिए ग्रीक लैम्डा कैसे लिखते हैं, लैम्डा लिखते हैं ना ऐसे, तो इसमें से ऊपर वाला पार्ट ये वाला नहीं है, इसी को बोलते हैं ग्रीक लैम्डा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लैम्डा, दैट इज ग्रीक लैम्डा इक्वल टू कप्पा बाय C, जहां C जो है कंसंट्रेशन है इन टर्म ऑफ मोलरिटी, अब मोलरिटी इक्वल टू Np/V। थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा कि इसमें यूनिट निकालते समय थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि कप्पा का यूनिट आप लोग पढ़े थे साइमन मीटर इनवर्स,
और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट आप लोग जानते हैं, मोलरिटी का होता है मोल बाय लीटर, मोल बाय लीटर। तो लीटर को ऊपर ले जाते हैं तो लीटर हो जाता है। अच्छा, लीटर का मीनिंग होता है DMQ, डेसीमीटर क्यूब। अब देखिए क्या प्रॉब्लम है, ये है मीटर और ये है डेसीमीटर, दोनों एक साथ है। तो अगर इससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आंसर गलत आ सकता है। तो या तो मीटर को डेसीमीटर में बदल लेना होगा या डेसीमीटर को मीटर में बदल लेना होगा। तो डेसीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए याद रखिएगा, डेसीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 10 डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो अगर डेसीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 10 से डिवाइड करना है। और यहाँ तो DMQ है, DM को मीटर में बदलने के लिए 10 से डिवाइड करना होता, तो DMQ को मीटर क्यू में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करना होगा। मींस ग्रीक लैम्डा इक्वल टू कप्पा बाय सी है, इसको अगर 1000 से डिवाइड कर दें तो ये DMQ की जगह मीटर क्यू हो जाएगा, DMQ की जगह मीटर क्यू हो जाएगा। अब इसका यूनिट सही आ जाएगा, इसका यूनिट आ जाएगा साइमन मीटर का पावर 3 में से 1 या 2 मीटर स्क्वायर, और मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स। ये नहीं लिखना है, यही नहीं लिखिएगा। ग्रीक लैम्डा इक्वल टू कप्पा बाय सी और नीचे में 1000 रहेगा तो इसका यूनिट हो जाएगा साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब फिर से इसी को देखिएगा, साइमन मीटर इनवर्स, और ये था DMQ और ये था मोल, जो था वही लगेगा फिर से इसका जो यूनिट था। ये मीटर इनवर्स की जगह कहीं कहीं सेंटीमीटर इनवर्स में भी दिया हुआ रहता है। अब ये सेंटीमीटर है और ये डेसीमीटर है तो भी अलग अलग है, तो फिर डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा। और याद रखिएगा 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर होता है। मींस डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। DMQ है तो 10 का Q से मल्टीप्लाई करना होगा। डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो डेसीमीटर Q को सेंटीमीटर Q में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। मींस अगर कप्पा में 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, कप्पा इंटू 1000 बाई सी, तो ये DMQ की जगह CMQ हो जाएगा। अब इसका यूनिट हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर 3 में से 1 या 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स। ग्रीक लैम्डा इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई सी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए था। लिखना है आपको सिर्फ इधर तक, ये बस ये 4 लाइन लिखना है। ये जो ब्रैकेट में किया हुआ है, ये जो घेरा हुआ है, इसको नहीं लिखना है, वो सिर्फ समझने के लिए था। तो हम लोग अगर फॉर्मूला में साइमन मीटर इनवर्स, अगर क्वेश्चन में साइमन मीटर इनवर्स में कप्पा दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर कप्पा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको क्वेश्चन बना के समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, जो कि हम लोग आगे करेंगे। इसको पल लिखेंगे। अब हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। पिछला बार देखे थे मोलर कंडक्टिविटी, अब अगला है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो जहां पे मोलर कंडक्टिविटी में मोलरिटी था, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में वहां नॉर्मलिटी होता है, बस इतना ही डिफरेंस है। मोलरिटी का फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर,
और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में नॉर्मलिटी है और नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जब जो वहां पे 1 मोल था वहां पे इसमें कर दीजिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट, वॉल्यूम 1 लीटर ही रखिए तो नॉर्मलिटी 1 हो जाएगा और 1 नॉर्मलिटी वाले सॉल्यूशन का जो कंडक्टिविटी होगा उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। फिर से एक बार देखिएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू कप्पा बाय सी, जहां सी जो है कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ नॉर्मलिटी है और नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये C को 1 बना लिया जाए तो जो कंडक्टिविटी होगा उसी को बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसको 1 बनाने के लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1 लेना होगा और वॉल्यूम भी 1 लेना होगा। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर में अगर प्रेजेंट हो तो वैसे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं। मींस the conductivity of a solution having 1 gram equivalent of ionic solute in 1 liter solution, 1 gram equivalent in 1 liter solution, उस समय जो कंडक्टिविटी होगा is called equivalent conductivity. It is denoted by lambda, that is lambda equal to kappa by C, where C is concentration in term of normality. इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी यही है और इसको भी उसी मेथड से निकालते हैं जैसे मोलर कंडक्टिविटी निकाली थे। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा और इसके आगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा एक कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का वेरिएशन विथ डाइल्यूशन पढ़ेंगे। उस डाइल्यूशन को समझने के लिए पहले हम लोग को इलेक्ट्रोलाइट समझना होगा, जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, कैसे वो अपने आयन में ब्रेक करते हैं ये समझना होगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें इतना ही।